Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So we have to continue the chapter third from history, the making of a global world. Page number 69. पेज नंबर 69 द कंडीशन ऑफ इंडेंजर्ड लेबर्स. सो उनकी कंडीशंस कैसी थी. जो इंडेंजर्ड लेबर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे थे, उनकी कंडीशंस कैसी थी. वर्किंग कंडीशन. रिक्रूटमेंट फॉर लेबरर्स वॉज डन एजेंट्स इंगेज बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन. सो जो अपॉइंटमेंट होता है, जो लेबर्स का जो हायरिंग होती थी फॉर द जॉब, वो एजेंट्स के थ्रू होती थी और इसके बदले कुछ कमीशंस भी एजेंट्स के पास होता था. एजेंट्स रिक्वायर्ड इंडेंजर्ड लेबर्स बाय प्रॉमिसिंग देम बेटर लिविंग कंडीशन, मोर मनी एंड मोर अदर बेनिफिट्स. सो जो एजेंट्स थे वो क्या प्रॉमिस करते थे लेबर्स को कि बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी, मनी होगी और भी सारे बेनिफिट्स होंगे. बट जब प्लांटेशन लेबर्स वहाँ प्लांटेशन स्पॉट पर पहुँचते थे, जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल अपोजिट थी उनको जैसा बताया जाता था. Changes in cultural sense in 19th century. 19th century indentured was being described as a new system of slavery. Indentured laborers को क्या और भी क्या नाम दिया गया था. न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी. ये एक नया सिस्टम था स्लेवरी का. Although living and working conditions were harsh, workers described their own ways of surviving. जो लिविंग कंडीशंस थी, जो वर्किंग कंडीशन थी, वो बहुत ही हार्श एंड मिजरेबल थी. इसीलिए जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना सर्वाइविंग का डिफरेंट वे फाइंड आउट कर लिया था. नेक्स्ट इज डिसीडेंट्स ऑफ इंडेंजर्ड लेबर्स. मैनी इंडेंजर्ड लेबर्स permanently settled in the countries where they had gone after their contracts ended. So there are large communities of people of India descends in their country. Descends means offspring. सो जितने भी लेबर्स प्लांटेशन वर्कर्स के लिए एज अ इंडेंजर्ड लेबर्स जहाँ पे भी गए थे, जिस भी कंट्री में, उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वो वहीं सेटल हो गए, जिसकी वजह से लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडियंस डिसेंट्स इन दिस कंट्री. इसीलिए जो लार्ज अमाउंट में इंडियंस जो है इस कंट्री में ऑफ स्प्रिंग्स वहाँ पे सेटल हो गए. इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड. इंडियन बैंकर्स वेयर ऑलमोस्ट द मैनी groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and South East Asia. So Indian bankers भी बहुत ज़्यादा help कर रहे थे. Many groups of in the financed export agriculture in Central and Southeast Asia. Next is Indian trade, colonialism and the global system. Fine cottons from India were exported all over the Europe. With industrialization, British cotton manufacturers began to expand. So जो फाइन कॉटन था वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था ऑल ओवर द यूरोप. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन टू एक्सपैंड. द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़. इसीलिए गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज किया जाने लगा कि जो कॉटन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सके. नेक्स्ट इज़ इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनिज्म. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हाई ट्रैफिक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ cotton cloth. From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their cloth. As a result, the Indian textile industry was adversely affected. Indian textile faced stiff competition in other international markets. So जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो इनका कॉटन को क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे थे, टैक्सेस लगा रखे थे, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ओवरसीज़ मार्केट थी, वो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही थी. एज अ रिज़ल्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स. Trade relationship between India and Britain. Over the 19th century, the British manufacturer flooded the Indian market. Food grain and raw materials which were exported from India to Britain increased. So 19th century के बाद में द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे. जो फूड ग्रेन्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे थे टू ब्रिटेन. इंक्रीज़, इनका एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था.
The value of British export to India was much higher than the value of British import from India. So जो वैल्यू थी, जो ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया. जो ब्रिटिश इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया में, वो उसकी वैल्यू से. द ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया एंड द यूज ऑफ दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड deficits with other countries. The interwar economy. The First World War 1914 to 18 was mainly fought in Europe, but it had impact on whole world. So जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1914 से 1918 तक, और ये यूरोप में हुई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जो टू पावर ब्लॉक्स में हुई थी. One side were the Britain, France, Russia, later joined by US, and the other opposite side Central Power, Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Turkey. World leading industrial nations joined the war and tried to do greatest possible destruction on these enemies. So जो वर्ल्ड की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थी उन्होंने भी वॉर को ज्वाइन कर लिया था और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन कर रहे थे वो अपने एनिमीज़ को. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेड फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, और इसी को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स लाइक मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा यूज्ड. सो पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मॉडर्न वेपन्स की भी यूज़ किया गया था. ब्रिटेन ने लार्ज अमाउंट में मनी बोरो की थी फ्रॉम द यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक. यूएस बैंक से और यूएस पब्लिक से मनी बोरो की थी फॉर द वॉर. द वीट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वेयर डिस्ट्रप्टेड ड्यूरिंग द वॉर. एज अ रिजल्ट वीट प्रोडक्शन इन कैनेडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपैंडेड. आफ्टर द वॉर प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिव्यूड एंड क्रिएटेड अ ग्लट, दैट मीन्स मोर दैन नीड इन वीट आउटपुट. सो जो वीट का एक्सपोर्ट था फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वो पूरी तरीके से डिस्ट्रप्ट हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वीट का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया आफ्टर द वॉर. और जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शंस वीट का आउटपुट होने लगा था. ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम्स डिक्लाइंड एंड द फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेप्थ. जिसकी वजह से जो रूरल इनकम थी वो कम हो गई, फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो गए, और जो ग्रेन की प्राइसेस थी वो बहुत कम हो गई. राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ट्रबल, द यूएस इकॉनमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रेंथ इन द अर्ली 1920s. फर्स्ट मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स. सो फर्स्ट मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? By Henry Ford adapted the assembly line to the new car plant in Detroit. He realized that this method allow a faster and cheaper way to producing vehicles. Mass production, lowest costs and prices of engineered goods like refrigerators, washing machines, radios, gramophones, players, etc. The housing and consumer boom created scope of large number of employment and incomes in the US, and as a result it became the largest overseas lender. The Great Depression. Great Depression कब start हुआ था? Around 1920 and lasted till the mid 1930s. During this period, most of the countries of the world experienced decline in the production, employment, income and trade. Factors responsible for depression. कौन कौन से factors responsible थे depression के लिए? First, agricultural overproduction remained a problem. This decreased the price of agricultural products. Farmers tried to expand production to maintain their overall income. These worsened the situation, pushed down the prices of agricultural products over even further. So जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो गई थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही थी? फार्मर्स को. सेकेंड कौन सा कॉज था, फैक्टर था? एट द टाइम मैनी
countries finance their investment through the loans they got from USA. America capitalists stopped all loans to European countries. अमेरिका ने सारे लोन्स यूरोपियन कंट्रीज़ को देना बंद कर दिया था. In Europe it led to the failure of some major banks and collapse of currencies like sterling. जिसकी वजह से जो बैंक्स थे उन्होंने करेंसीज देना बंद कर दिया था, फेलियर हो गया था. द यूएस वॉज सीवियरली अफेक्टेड बाय दिस डिप्रेशन एज अ रिजल्ट एज द बैंक हैड कट डोमेस्टिक लेंडिंग एंड कॉल बैक लोन्स. और जो भी लोन्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे वो अपने लोन्स उन लोगों ने वापस मांगने स्टार्ट कर दिए थे. सो जो फार्मर्स थे, जो हार्वेस्टर्स थे, जिनके छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस थे, प्लीजेंट्स थे, उनको जो लोन पे करना था वापस, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन. इसके बाद इंडिया में भी डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था. ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिक्लाइन टू हाफ एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक वीट एंड जूट फेल शार्पली बिटवीन 1928 टू 1934. इसके बाद इंडिया में भी डिप्रेशन फेस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. स्पेशली जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे जैसे वीट हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ों पे जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. Next is rebuilding of a world economy, the post-World War era. The Second War resulted in the immense devastation in human and economic terms. It broke out after 2 decades of the First World War. It was fought between the Axis power and the Allies. So जो Second World War था उसके बाद और कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी. पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन. पोस्ट वॉर के बाद में रिकन्स्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ था. द वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वॉज डिवास्टेटेड एंड सेवरल सिटीज़ वेयर डिस्ट्रॉयड. रिकन्स्ट्रक्शन वॉज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टास्क. जो बहुत ज़्यादा सिटीज़ को जो हार्म हुआ था, कंट्रीज़ को हार्म हुआ था. सो रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि वापस से उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करके कोई भी चीज़ इन अ गुड वे स्टार्ट कर सकें. 2 crucial influences shaped post-war reconstruction. सो 2 सबसे क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे. कौन से? फर्स्ट, द यूएस इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर आफ्टर द वर्ल्ड. यूएस जो है इमर्ज हुआ था किसकी तरह? डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर आफ्टर द वर्ल्ड. एंड सेकेंड, सोवियत यूनियन बिकेम द सुपर पावर. It defeated Nazi Germany. It transformed itself from an agricultural country into the world power. As a result of the communist bloc, Soviet Union posed a great threat to the capitalist economy. सो सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हुआ था आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ नाजी जर्मनी. क्योंकि जो पावर ब्लॉक था, जो वर्ल्ड पावर थी और उसके लीडर जो थे कम्युनिस्ट ब्लॉक, सोवियत यूनियन, ये सारे अब एक साइड होकर के कैपिटलिस्ट इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो गए थे, थ्रेट हो गए थे. सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास.